सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। आज मौसम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत अच्छा हो रहा है। साथ ही हमें कुछ अच्छी न्यूज भी देखने के लिए मिली है। भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली जैसा कि G7 समिट के लिए हमारे प्रधानमंत्री कनाडा जा रहे हैं, उससे पहले उनका पूरा ट्रुप साइप्रस में रुकता है और हम सब जानते हैं टर्की की दुखती नब्ज साइप्रस है और हम उसको जवाब दे रहे हैं। और जवाब क्यों ना दें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम सब जानते हैं टर्की ने कैसे पाकिस्तान की हेल्प की थी भारत के खिलाफ अपना बेरैक्टर IB-2 ड्रोन्स भेजकर। और इंडिया ने, यही वही भारत है जिसने अर्थक्वेक के समय जब टर्की में एक मैसिव स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुई थी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एड्स भेजे थे। इसके बाद भी टर्की ने हमेशा हमें बैकस्टेप किया। तो भारत ने पलटवार जो जवाब दिया है साइप्रस के नाम पर, ये इनके लिए बड़ा तमाचा है। और साथ ही साइप्रस ने भी खुले दिल से प्रधानमंत्री मोदी साहब का वेलकम किया, बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मैकोरस III से नवाजा। एक तो ये डिप्लोमेसी कि हम साइप्रस के साथ और साइप्रस के जो आसपास के कंट्री है, ग्रीस हो गया, आपका अर्मेनिया हो गया और साइप्रस, तीनों मिलके भारत इन तीनों से मिलकर टर्की को घेरने में लगा है। तो ये हो गया टर्की को जवाब। साथ ही G7 नेशंस जो ये कंट्री है जहां पर मीटिंग होने वाली है, उन्होंने मिलकर FATF बनाया था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अब FATF का काम यह होता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेररिज्म फाइनेंस, इस पे नजर रखता है और इसको खत्म करने की कोशिश करता है। और इसकी मेजर कैटेगरीज होती हैं, मेन जिन पे हम बात करते हैं वो होती है ब्लैकलिस्ट और ग्रे लिस्ट। और जो कंट्री ब्लैकलिस्ट या ग्रे लिस्ट में आ जाती है, FATF उनको डाल देता है, तो उस कंट्री को होता है बड़ा इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में लॉस। और भारत यही कोशिश कर रहा है। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अब भारत दोबारा से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान की भी हदी है, FATF की लिस्ट से निकलते ही इसने दोबारा टेरर को फंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। और FATF का बयान सुनिए। FATF ने रिसेंटली G7 समिट के स्टार्ट होने से पहले FATF ने यह बोला है कि हम कॉन्डेम करते हैं पहलगाम अटैक को। आप देख रहे हैं ये पीछे पूरी भारत की डिप्लोमेसी लगी हुई है। FATF का अचानक से पहलगाम अटैक का कंडेम करना G7 समिट स्टार्ट होने से पहले, हमारे प्रधानमंत्री के जाने से पहले, और साइप्रस का यहां पर इशू आप देख रहे हैं पूरी भारत की लॉबिंग पाकिस्तान के खिलाफ, टर्की के खिलाफ। तो ये है भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी। हम पूरी वीडियो में, थ्रू आउट द वीडियो बात करेंगे कि कैसे FATF ने क्या बयान दिया, इसका क्या परिणाम निकलेगा। थ्रू आउट द वीडियो हम बात करेंगे और साथ ही हम रिएक्शन देंगे नायला पाकिस्तानी शो के चैनल की इस वीडियो पे। तो लेट्स गेट इन द वीडियो। आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। इंडिया इस वक्त 3 साइड से जो है टर्की को ब्लॉक कर रहा है। एक तरफ ग्रीस, दूसरी तरफ आर्मीनिया और तीसरी तरफ साइप्रस। और अगर इस दौरे की बात करें तो 23 साल के बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस पहुंचा है। और साथ साथ अगर इनके ट्रेड की बात करें तो $150 मिलियन के ऑलरेडी जो है भारत और साइप्रस जो है ट्रेड कर रहे हैं। टर्की का क्या रोल होने वाला है? क्या टर्की कश्मीर को इसी तरह सपोर्ट करता रहेगा? क्या कश्मीर जो है पाकिस्तान की बैकबोन बना रहेगा या फिर जो है कश्मीर का मुद्दा छोड़ के टर्की जो है साइप्रस से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा? क्योंकि इस वक्त जो है इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी दबाव डाल रहे हैं टर्की की गवर्नमेंट पे, उर्तुगान के ऊपर। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन कि एक दफा फिर से हाई सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। G7 में जाना था उसने, मगर G7 से पहले ही वो एक तैयारी करके जा रहा है, प्रेशर डाल रहा है तुर्की के ऊपर। ठीक है, वो डाल रहा है कि देखो मैं फिर ये भी करता। हालांकि उसको तो G7 में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की? 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया। एग्री 100%। देखे ना, 23 साल उसने क्यों इंतजार किया? अब भी जरूरत पड़ी है। देखे
जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है, तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है, और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे, और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है, अब जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसने कुछ अवाम की, चंद 10-20% अवाम के कहने पे ये सारा हम पे अटैक किया था, और 20% अवाम खुश है इंडिया की कि पाकिस्तान से जंग हुई है, मगर 80% अवाम यकीन करें इंडिया की नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके हिंदुस्तान बहुत ऊपर गया है, ठीक है, और वो एकदम से उनका ग्राफ नीचे है। अब देखें इस जंग का नुकसान दोनों मुल्कों को ही हुआ है, ठीक है ना, हमारा भी माली नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है, मगर उनको ये नुकसान हुआ है कि उनके बहुत चीजें एक्सपोज हो गई हैं। मतलब शायद मोदी वो काम करना था, ऑर्डर देता, जिससे पाकिस्तान को भी ज्यादा नुकसान होता, इंडिया की आर्मी को भी नुकसान होता, मगर उसने वो नहीं किया, तो मगर उसकी अवाम में मकबूलियत कम हो गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीज फायर जो इंडिया ने किया, तो उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में कम होगी कि अगर आपने हमला किया ही था तो फिर आपने सीज फायर क्यों किया। लेकिन आपको क्या लगता है, टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है, साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुन वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है, जब जलजला आता है यकीन करें फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं। मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह टर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि टर्की साहब, तुर्की वालों आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला, या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या कोई हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है, हमने टर्की को क्या दिया? अगर टर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे, जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना, उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना आप उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है, ठीक है, और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना, ठीक है, तो अब वो समझा रहा है। अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है, ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कारपेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड में जाने वाला है? देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि टर्की की दुखती नर्व साइप्रस है। साइप्रस का सिर्फ टर्की क्लेम करता है, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस। बाकी चाइना, रशिया, यूएस, इंडिया कोई भी इस चीज को मानता नहीं है कि कोई नॉर्थ और साउथ साइप्रस जैसी भी कोई चीज है। हम एक साइप्रस को मानते हैं, और पीएम मोदी साहब ने ये अपनी जाके इंटरव्यू में साइप्रस में बोला भी कि हम वन साइप्रस में बिलीव करते हैं। दूसरी बात, डिप्लोमेट जाते हैं, कोई बड़े लीडर जाते हैं, उनकी हर एक मूवमेंट पे, हर एक बॉडी लैंग्वेज पे नजर होती है पूरे वर्ल्ड मीडिया की। और पीएम मोदी साहब जब साइप्रस गए तो उन्होंने इशारे से जो कब्जा कर रखा था टर्की ने, वो वाले हिस्से पे, उस वाले साइप्रस के हिस्से पे जब उनको दिखलाया गया तो इशारे से ऐसे किया कि अच्छा ऐसा है, ये इसको आधा इसने कब्जा रखा है। ये सब डिप्लोमेसी डेलिब्रेटली किया हुआ एक्शन होता है। कहावत है ना कि भय का भूत, ये भय का भूत होता है।
जिसमें आप सामने वाले को साइकोलॉजिकली हराते हो। तो प्रधानमंत्री साहब की जो ये हमारे पीएम मोदी साहब की जो एक्शन के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है ना, ये डेलिबरेटली किया गया है, जानबूझ के किया हुआ एक्शन है कि टर्की को मैसेज देखने के लिए कि हम नहीं मानते हैं नॉर्थ और साउथ साइप्रस को, जो तुमने यहां पर डिमार्केशन कर रखी है, लाइन खींच रखी है, अपने इमेजिनेशन वाली लाइन खींच रखी है, इसे कोई कंट्री में नहीं मानता। और इसीलिए टर्की पाकिस्तान के सामने रोता रहता है कि आप हमारा साइप्रस में हेल्प कर दो, हम तुम्हारा कश्मीर में हेल्प कर देंगे। दोनों जो ये पाकिस्तान और टर्की है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं है, बस पॉलिटिकली हित, पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज कोई इस नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस के जो ये विजन है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तुर्की की बैंड बजनी है ना, ठीक है, जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है, ठीक है, चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना, ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना, मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत, आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा, ठीक है ना। आज अगर मोदी वहां तुर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहां पे सैबर जा रहा है, तो कल मोदी चाइना भी जाएगा। कल मोदी कहेगा भाई चाइना वालों, आपकी वजह से मैं जंग आ रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी टेंशन बनी है, और लिहाजा आप भी, या मैं आपसे बाइकआउट करूंगा, मेरे साथ तजारत खत्म करो, या फिर सीधी सीधी जंग करो। तो लिहाजा जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए मोदी को। आप कह रहे हैं ना 20 सिविलियन वार्ड, शायद अभी तक 50 हो जाते। अगर ये मोदी गलती ना करता, पाकिस्तान पे हमला ना करता, तो अभी तक 50, क्योंकि इससे पहले तो हर मुल्क उसको बुला के घर में मेडल दे रहा था, सऊदीया दे रहा था, कतर दे रहा था, दुबई दे रहा था, मेडल ही मेडल थे, अमेरिका दे रहा था, इसराइल दे रहा था, पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। ये तो एक गलती उसने की, मोदी से गलती हुई है। अब वो उसकी कौम, शायद आने वाला कोई सियासतदान सारी उम्र मोदी से तो नहीं रहना, मगर मोदी किंग तो नहीं है ना, जाहिर है सियासतदान है। मोदी किंग तो नहीं है ना ये। अब तो शायद अब क्या कहते हैं कि कुब्बे को लात लगी, कुब्बा सीधा हुआ। हमारी पाकिस्तानियों की थोड़ी जो साख गिरी हुई थी, वो अहमद ऊंचा होना था मोदी से, वो अच्छा हो गया। यकीन करें कि अब हर जगह हमारी सुनवाई हो रही है। आप देखिए कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आर्मी डे पे बुलाया है, वो तो प्लस पॉइंट हुआ ना हमारे लिए। प्लस पॉइंट तो हुआ है, मगर ये भी एक चीज है ना कि देखा वहाँ पे साहब बुलाया है और इधर से इसराइल ने उधर ईरान पे हमला कर दिया। हाँ, तो पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये इंडिया और पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? एक दूसरे दोनों तरफ बाइकआउट चल रहा है, सीज फायर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी अपने विजिट पे निकल चुके हैं। G7 में तो पहले नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, अब मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं। तो पहले कनाडा नहीं बुला रहा था, अब कनाडा बुला रहा है। तो ये पिछली कौन सी ताकत है जो कि कनाडा को फोर्स कर रही है कि वो इंडिया को वही अहमियत दे जो कि G7 में हर साल इंडिया को मिलती है? मेरे हिसाब से मोदी के साथ गेम हुई है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसने मोदी को उकसाया कि पाकिस्तान पे हमला करो। और वो चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी की ताकत देखना, इंडिया की आर्मी की ताकत देखना, चाइना के असले की ताकत देखना, ये सारे वो चाहते थे। देखिए, जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई नहीं होती, किसी की ताकत का नहीं पता चलता। जंगे हल नहीं है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का पानी जो बंद करने का फैसला सुनाया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उसके ऊपर इंडिया बात नहीं कर रहा। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी 2 दिन साइप्रस रहे हैं, बाकायदा तौर पर टर्की को ओपन वॉर का चैलेंज दिया, टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, टर्की की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, और इंडिया ओपनली बोल रहा है कि पाकिस्तान के बाद टर्की हमारा दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि इंडिया वॉर की तरफ नहीं जा रहा, और इंडिया तो चुन चुन के अपने बदले ले रहा है। तो ये जो फेस एक मीडिया में इंडिया का नजर आ रहा है और एक आप बता रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। अभी देखिए, किसी को इशारा करना होता है, डराना होता है, डराना और होता है, जंग करना और होता है। जंग बता के नहीं की जाती, जंग कर की जाती। जैसे इसराइल ने बताया तो नहीं ना, गजा में जो कुछ हुआ बताया तो नहीं ना, ईरान ने बताया तो नहीं ना कि मैं हमला कर रहा हूँ। जंग बता के नहीं करते, जंग होती फिर जंग होती है। इंडिया नहीं चाहता, यकीन करें, इंडिया के लोग पीसफुल लोग हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स पीसफुल है, कोई भी इतने हंगामे नहीं करना चाहते। वो अमाम, हमारी अमाम एक जैसे ही है, खून चेक करें, उनके ग्रुप भी एक जैसे हैं, हमारे रंग भी एक जैसे हैं। अभी मैं कश्मीर, आप पानी की बात करते हैं ना, मैं भी 6 दिन 7
दिन कश्मीर रह के आया हूँ, ठीक है। यकीन करें कोई दरिया नहीं बंद उन्होंने किया, सारे दरिया चल रहे और पहले से ज्यादा पानी चल रहा है, ठीक है। कोई भी नहीं बंद किए, ये तो सिर्फ धमकाना होता है, जब बच्चे को डराना होता है ना, ओए मैं तेन मार दियांगा, ओए मैं तेन मार दियांगा, मारता नहीं है बाप माँ, कोई भी माँ बाप अपना भाई बच्चे को नहीं मारता, उसको डराया जाता है। लिहाजा हमें डराया गया था, जो इंडिया ने हमले किए थे हमें डराया था कि भी इंसान बनो कि आप, मगर हमने उनके साथ जो भी किया, जो भी हुआ, हमारा मिराल अच्छा हो गया या बुरा हो गया। मगर अब जितना जैसे हमने सख्त अटैक किया था ना, इंडिया वालों ने तो नहीं किया ना, जैसे इसराइल ने अटैक किया, अब ईरान धड़ाधड़ उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, धड़ाधड़ मिसाइल गिरा रहा है। अब उसकी अवाम का मुझे बताएं क्या कसूर है? जब ईरान के पास इसराइल आएगा वापस, जब ईरान के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि उसके यतनयाहू के घर के शीशे टूटे हैं, ठीक है, तो अगर उसकी हुकूमत को मारता ना, ईरान चाहिए टारगेट करे उनकी आर्मी को करे, जैसे इसराइल ने उनकी आर्मी का चीफ मारा है, सब आर्मी मारी है, अवाम तो नहीं मारी। इसी तरह ईरान को भी चाहिए कि शहरियों को तंग न करें, चाहे वो यहूदी हैं चाहे वो ईसाई हैं, ये दीन ये अल्लाह का मामला है भाई, अवाम को सिविलियन को ना मारें, वहां के बच्चे भी रो रहे हैं, तो लिहाजा अगर जंग करनी है तो उनकी आर्मी, हाँ। ये जो इमोशनल ड्रामा है, विक्टिम कार्ड वाला प्ले है, अब इनकी दाल, तुम्हारी पाकिस्तानियों दाल गलेगी नहीं, जितना बोलना है बोल लो। पाकिस्तान के लिए एक शेर अर्ज है कि क्या रखा है बातों में, जूता ले लो पाकिस्तानियों के लिए हाथों में। खैर, अभी इन्होंने बोला कि इनके जो आसिफ मुनीर तथा कथित फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को यूएस ने इनविटेशन दिया है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फेक है, ठीक है, इन्हीं का प्रोपेगेंडा था, बाद में न्यूज आई थी कि ये फेक है। दूसरी बात, इन फ्यूचर अगर इस बंदे को बुला भी लेते हैं, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में क्लियर बताया था कि जैसे ही अब इजराइल और ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई है, तो अमेरिका पाकिस्तान का एयरबेस, जो नूर एयरबेस है ना, वो वाला बेस एयरबेस यूज करना चाहता है ईरान के खिलाफ। तो इनका जो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल ड्रामा है ना, वो इसके पीछे ये सीन छुपा है, ये कहानी छुपी हुई है। तो अगर कल को आसिम मुनीर को बुला भी लेना, तो उसको देना पड़ेगा एयरबेस, अमेरिका को देना पड़ेगा, वो ना नुकुर नहीं कर सकता। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये पाकिस्तान के लिए कहावत कही जाती है। खैर, अभी इन्होंने बोला कि ये जो हमारे पीएम मोदी साहब है जो गए साइप्रस, इसका प्रोस्पेक्टस तो मैं आपको समझा चुकी हूं। साथ में जो ये G7 समिट है ना, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट इंडिया को बुलाया गया है, सिर्फ इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला, ये पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया का इंपैक्ट ये देखिए, हम बात कर रहे थे एफएटीएफ की, इंडिया के इंपैक्ट की वजह से कह लीजिए कि एफएटीएफ ने अभी मीटिंग स्टार्ट, G7 मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही उसका बयान आया है, सच अटैक्स कुड नॉट अकर विदाउट मनी एंड द एबिलिटी टू मोर फंड्स बिटवीन टेररिस्ट सपोर्ट। इसका मतलब है, यानी पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें संभव है कि ये बिना पैसे के लेन देन के, यानी टेररिस्ट को बिना पैसे लिए दिए ये अटैक नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसा एफएटीएफ का कहना है। जब एफएटीएफ इस चीज को खुद एडमायर कर रहा है, पहलगाम अटैक को खुद एडमायर कर रहा है, और ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि बिना फंडिंग के, दूसरे अगर बॉर्डर से बिना फंडिंग के ये चीज मुमकिन नहीं है, यानी दूसरे बॉर्डर से, यानी पाकिस्तान से बिना फंडिंग आए ये चीज मुमकिन नहीं है, ये एफएटीएफ का बयान है। और इस बयान से ना होगा क्या इंपैक्ट होगा कि आने वाले टाइम में आपका 20 अगस्त को 2025 को एशिया पैसिफिक ग्रुप की एपीजी की एक मीटिंग होगी, जहां पर रिव्यू किया जाएगा इस पूरे पहलगाम अटैक को। और फिर 20 अक्टूबर को 2025 को एफएटीएफ की प्लेनरी मीटिंग होगी, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भारत भेजने में कामयाब हुआ कि नहीं। लेकिन इस एफएटीएफ के बयान को ना देखा जाएगा कि खुद एक एफएटीएफ जैसी कमिटी ये बयान दे रही है, तो इस चीज को एशिया पैसिफिक जो समिट होगा एपीजी में कंसीडर किया जाएगा। तो इस अगर ये चीज कंसीडर हो जाती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे ये पता चलता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी जीत का, और साथ में ये पता चलता है कि पाकिस्तान अपने जो पैसा है, जो उसका टैक्स आ रहा है, जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो कैसे इस चीज को मिस यूज कर रहा है टेररिज्म फंडिंग की, एफएटीएफ के बयान से। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी जीत है। तो एक तरफ तो साइप्रस का इशू हम चला ही रहे हैं, साथ में जो इनकी लॉबिंग कर दी है हमने एफएटीएफ में, तो पाकिस्तान और टर्की अब दोनों दोस्त और बंधु है ना, इन दोनों का आ गया है बुरा वक्त। टर्की भी आया था ग्रे लिस्ट में,
क्योंकि पाकिस्तान को फंड करता था, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका हाथ भी है टेररिज्म एक्टिविटी में। तो FATF में टर्की भी आया था, फिर कैसे तैसे वो निकला। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया ये दोनों भाई बंधु को जेल में डालने की तैयारी कर रहा है। आर्मी को तबाह करो, यहाँ लोग खुश हो रहे हैं, लो जी यहूदी मर रहे हो, ओ जी यार वो भी इंसान है, वो भी नबी की उम्मत से हैं। क्या हमारे नबी ने कभी यहूदियों को मारा था? जब हम बीबी फातिमा के घर में 2 दिन कुछ खाना नहीं पका तो यहूदी औरतों ने आके पूछा था कि भाई आपकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा। बीबी फातिमा को किसने पूछा था? ठीक है, हमें तो हमेशा मुसलमानों को मुश्किल में ईसाइयों ने हमारी मदद की, यहूदियों ने हमारी मदद की। ठीक है, हमारा मसला एक है नहीं है, मगर ये भी तो नहीं है ना कि हम उनको बच्चों को जाके मारें। जाहिर है इसराइली विमेंस मेंस चाइल्ड बिल्कुल, और फिर ईरान के भी बच्चे तो वाकई मिलिट्री तक तो बात ठीक है क्योंकि उनका काम होता है लड़ना। लेकिन इस तरह हमें भी इंडिया से यही नाराजगी थी कि आपने 9 सिटीज को टारगेट किया, आपने होल ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया। क्या 25 करोड़ आवाम तो दहशतगर्द नहीं है? क्या मैं और ये सब दहशतगर्द तो नहीं है? और इंडिया की आवाम भी नाराज रही कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो हम इंडियन आवाम के साथ है, हमारी मोहब्बत उनके साथ है, हम पीस आज भी इंडिया के साथ चाहते हैं, हम कल्चरली इंडिया के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। हमारे वजीर आजम ने बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम इंडिया से बात करें, हम तो चाहते हैं हम इंडिया से ट्रेड करें, हम तो वॉर नहीं चाहते। हम तो बहुत धर्म कर्म और ज्ञान की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा ज्ञान मैं भी दे देती हूँ। जब हमारे मासूम कश्मीरी भाइयों को, बहनों को, और ये जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उन पे तुमने अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम जम्मू कश्मीर में, तब तुम्हें याद नहीं आया था कि वो मासूम लोग रो रहे होंगे, उनके पेरेंट्स मर रहे होंगे, छोटे बच्चों के वो यतीम हो रहे होंगे, तब तुम्हारा दिल नहीं धड़का था? अब ईरान को और इजराइल को जो तुम इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो, और जो टर्की ने मार मार के नॉर्थ साइप्रस से वहां के आवाम को हटा दिया, ऑपरेस किया, अपने टर्की दोस्त को, अपने टर्की बंधु को तुम नहीं ज्ञान दे रहे। ये ज्ञान बस दूसरों के लिए है, कन्वीनियंट ज्ञान। यही तो असली चेहरा है पाकिस्तान का। जहां कन्वीनियंस होगा वहां पर तलवे चाटे लगोगे। चाइना उइगर मुस्लिम्स को इतना ऑपरेस कर रहा है, इवन जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने कॉन्डेम कर दिया कि हम जो चाइना का सप्लाई है, जो उइगर मुस्लिम्स बना के भेज रहे हैं प्रोडक्ट्स, हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इनसेन वर्क प्लेस में काम करवाया जा रहा है। और तुम बीइंग अ मुस्लिम, अपने आप को क्लेम करने वाले बीइंग अ मुस्लिम रहनुमा, तुमने क्यों नहीं चाइना को कॉन्ट्राडिक्ट किया? क्यों नहीं उसको जो पूछा कि उइगर मुस्लिम के साथ वो क्या कर रहा है? ये सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने के लिए होता है, कन्वीनियंट ज्ञान होता है। हमने करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया। अभी नेक्स्ट बात हो रही है कि जो है क्या उसको बोलते हैं, कश्मीर के अंदर जो एक पीठों में से एक पीठ है, तो हम वो कह रहे हैं कि वो भी ओपन हो जाए ताकि हिंदू भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए। तो ये हालात कैसे किस तरफ चल रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी G7 समिट में जा रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद। मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर रह के आया, यकीन करें मेरे खून के आंसू रोता था। 7 दिन में रहा, वहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है, पाकिस्तान के कश्मीर में कोई कारोबार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ के, अपने माँ बाप को, बूढ़ों को छोड़ के दूसरी जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, लिहाजा अगर यही हम कश्मीर की लड़ाई ख़त्म कर लें, इंडिया के साथ सुकून से रहें, हमारे मुल्क में हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। हमें बच्चे छोड़ के बाहर खलीज में नहीं जाना पड़ेगा, जाके अरबियों के कुत्ते नहीं नहलाने पड़ेंगे, हमें अंग्रेज़ों के कुत्ते नहीं लड़ाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ देखे पीस के लिए चले जाए, जब हम हर चीज़ के लिए बैठ सकते हैं, जब हम अमेरिका के साथ टाक कर सकते हैं, जब हम तालिबान के साथ टाक कर सकते हैं। आज देखें पाकिस्तानी अवाम, सुन्नी, मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, आज सुन्नी कह रहे हैं जी असली मुसलमान ये हैं जो शिया हैं। ईरान ने सही जवाब दिया, ये सही मुसलमान है। तो कल तक हम इनको काफर कहते थे, कल तक कहते थे ये शिया काफर है, ये ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है। ओ भाई अगर यही चीजें आप पहले मान लेते, एक्सपेक्ट 70 साल पहले हम ईरान से दोस्ती कर लेते, तो आज गैस भी ईरानी इस्तेमाल कर रहे होते, आज हम पेट्रोल भी सस्ता ले रहे होते, हमारे मुल्क में खुशहाली होती, और शिया सुन्नी की लड़ाई भी, और शिया सुन्नी की लड़ाई भी ना होती, इतना नुकसान ही ना होता। अब भी मौका है, चलो किसी तरह तो आपने शियों को माना है, ठीक है, आपको किसी के फिरके को तंग ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लिया है तो अब इसी पे रहना। अब ये 2 महीने बाद फिर बदल ना जाना। अभी आज ईरान के साथ तो कल किसी और के साथ। बाकी अवाम के बड़ी जज्बाती से रिएक्शन है, लेकिन ईरान को लेके अवाम बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी है। आखिरी सवाल
इतने समझदार हो जाते हैं आपके लीडर्स तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की नहीं आता। इतने समझदार हो जाते हैं आपके लीडर्स तो पाकिस्तान को आज भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। इतने समझदार हो जाते हैं आपके लीडर्स तो पाकिस्तान भारत की पिटाई से बच जाता है। इतने समझदार हो जाते हैं आपके लीडर्स तो 45% जो पॉवर्टी के नीचे आपकी आवाम रह रही है वो नहीं रहती। इतने समझदार हो जाते हैं आपके लीडर्स तो 11 मिलियन 1 करोड़ के लोग जो बच्चे हैं लोग हैं वो भूखमरी के शिकार नहीं हो रहे होते। अगर तुम इतने समझदार हो जाते तो आज पाकिस्तान की काया पलट नहीं हो जाती। जो तुमने बस काला पट्टा बांध के रिलीजन का दुनिया को देखा है, आज इसी का नतीजा है कि तुम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। क्योंकि मेरी आपके साथ बड़े गैप के बाद बातचीत हो रही है। नरेंद्र मोदी G7 के लिए निकल गए, तो ये दौरा आपको कितना अहम नजर आया? क्योंकि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात तो बेहतर नहीं थे। पहले ये था कि कनाडा नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाएगा, लेकिन फिर एकदम से बुलाया क्योंकि इंडिया दुनिया की आपको पता है कि बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है, एक बड़ी इकोनॉमी है, टॉप 7 में आती है। और G7 का तो इंडिया कभी मेंबर नहीं बन सकता, इंडिया G8 कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि वो यूरोप का ब्लॉक, और इंडिया कभी भी यूरोप वाली साइड पर नहीं जाएगा, वो साउथ एशिया वाली साइड पे रहना ज्यादा प्रेफर करता है। तो क्या समझते हैं कि जो वॉर के बाद जो एक डैमेज हुआ नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को, उनके जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हुए, अवाम का एग्रेशन, क्योंकि भारत की अवाम अपने मोदी से प्यार भी करती है, जहां पे प्यार है वहां नाराजगी भी है। तो आपको क्या लगता है कि वो सारी चीजें नरेंद्र मोदी उसी पोजीशन पे वापस आ पाएंगे या फिर इफ और बट वाली सिचुएशन लगी रहेगी? देखिए जरूर आएगा, तो मोदी अपनी तो पोजीशन पे भी आएगा, पाकिस्तान के इंडिया के साथ तल्लकात भी सही होंगे, सफारती सारा कुछ ठीक होगा। शायद कहते हैं ना जब ज्यादा प्यार होता है ना वहाँ लड़ाई होती है, और लड़ाई के बाद जो पीस आता है फिर दोस्ती होती है ना उसका वो बहुत लॉन्ग टर्म जाती है। ठीक है, आप देखिए दोनों का एक दूसरे को पता चल गया है, हम कितने पानी में, इंडिया कितने पानी में। अब इंडिया की अवाम कसम से कह रही है कि जी पाकिस्तान को हमने हल्के में लिया था, पाकिस्तान को हल्के में लिया था, मोदी का तजर्बे गलत थे, हमारी आर्मी के तजर्बे गलत थे। अब वहां की अवाम कह रही है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा पंगा ना लेना, पाकिस्तान के साथ ना लेना, तो लिहाजा दोस्ती कर लो। अब वहां की हमसे ज्यादा वो लोग कह रहे हमें तो दोस्ती की जरूरत ही नहीं, हम तो किसी का दोस्त बनते ही नहीं है ना, 4 दिन दोस्ती करते हैं, 5वां यार दूसरे दिन बना लेते हैं। ठीक है, हमारी यही गलती है, किसी का साथ दोस्ती करो तो ताहयाद उसको निभाओ, जिस तरह पठान दोस्ती करता है मरता मर जाता है, वो अपनी दोस्ती नहीं छोड़ता। यही हमारा दीन समझाता है, या तो किसी के साथ खड़े ना हो जाओ, अगर खड़े हो जाओ तो ताहयाद उसके साथ खड़े रहो। कल आज उसकी दावत है, कल यही हम उसके खिलाफ बयान देंगे, कल सियासत चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना जो जब चाहे से, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए। देखें फॉरेन पॉलिसी इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा गुर्बत थी, वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो राम राम कर रहे हैं, सब कहते हैं ये मुझसे माफी मांग रहा है और ये मुझे सलाम कर रहा है। ठीक है, हम तो किसी के जाके हाथ भी नहीं मिलाते तो ही समझते हैं हेलो बस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अकड़े खड़े रहते हैं, जैसे नमस्ते का मैजिक चल रहा है, वो नमस्ते का मैजिक चल रहा है, क्यों अल्लाह को भी पसंद है। पाकिस्तानियों अब टाइम जा चुका है बात करने का, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया कि अब कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, अब सीधा मार्क, अब सीधा हम पीओके के ऊपर ही बात करेंगे, कोई बात नहीं होगी अब टेररिस्ट और एनी टॉपिक, कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं, कुछ नहीं, अब सिर्फ ओनली पीओके। वो टाइम अब जा चुका है, बहुत मौके दे दिए, लेकिन तुम हो कुत्ते की दुम, सुधरने वाले नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेकिन इंडिया की जो एक बड़ी डिप्लोमेसी जीत हुई है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे पीएम मोदी साहब को मिला, उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में हम सब जानते हैं। साथ ही जो एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डालने की बात चल रही है, तो एक विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही अपडेटेड टॉपिक से वीडियो लाती रहेंगी। आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको किससे रिलेटेड इंडिया सेंट्रिक, जियो सेंट्रिक पॉलिटिक्स पे आपको किससे रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा चाहिए और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे करिए कमेंट, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, पूरी वीडियो देखिए और प्लीज हमें सपोर्ट करिए। आपका हर एक सपोर्ट, हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। टिल देन, जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ, एट द एंड लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।